हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.6 ऑफ एनसीईआरटी। ये इंडेक्स क्वेश्चन है हेलो एल्किन हेलो एरीन्स का। सो 10.6 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। हमें इन गिवन कंपाउंड्स को उनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट की तरह लगाना है, उसके ट्रेंड में लगाना है। तो इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाईब्रोमोमीथेन। तो हमें देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। फर्स्ट इज ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन इज CH3Br, ब्रोमोमीथेन। सेकेंड इज ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? CHBr3। क्लोरोफॉर्म तो पता है CHCl3 होता है, तो इसी तरीके से ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3। हमें क्या चाहिए? ब्रोमोफॉर्म CHBr3। थर्ड इज क्लोरोमीथेन। जैसे ब्रोमोमीथेन बनाया था वैसे ही हम लोग क्लोरोमीथेन बनाएंगे। मीथेन मतलब एक कार्बन, तो क्लोरीन लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज डाईब्रोमोमीथेन, CH2Br2। ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्सेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनको हम लोग हीट करेंगे तो ये थोड़े दूर दूर जाएंगे, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हीट करने पे पहले मैं मान के चलता हूँ वो सॉलिड था, अब वो हो गया लिक्विड। अब फिर इसको हम लोग फर्दर हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बहुत दूर चले जाएंगे, जिनके बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, और ये बन जाएंगे गैस। सिंस ये बॉइलिंग बॉइलिंग हो रही है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा और यहाँ पे आएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है, जिसका ज़्यादा होगा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट तो पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी हम लोग बात करेंगे तो मोस्टली हमें बात करनी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की या फिर वंडर वॉल फोर्सेस की। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वंडर वॉल्स फोर्सेस की। ठीक है। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के बीच में होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ये केस नहीं है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई केस होगा तो उसका एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल एक जनरल केस लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजरली क्या होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। और ये जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज के, और आई शुड से सरफेस एरिया के। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट कि पहले हमें देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे के बाद हमें देखना है सरफेस एरिया। तो बेसिकली मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि हमें देखना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कंपाउंड का उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख सोचते हैं, समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका सरफेस एरिया इतना है, तो इसके बीच में क्या होगा? वंडरवॉल फोर्सेस होंगी। लेकिन अब मैंने कंपाउंड को थोड़ा बड़ा ले लिया तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इनके बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि इस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें और बड़ा ले लेता हूँ मैं, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरीके से साइज पे भी डिपेंड कर रहा है और सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना है और इसे यूज़ करना है, अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं CH3Br, CHBr3, CH3Cl एंड CH2Br2 में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो CH3 तो सेम ही है, अब इसके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है। और CH3 इसके साथ क्या लगा है? ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का तो साइज बड़ा होता है, तो ओवरऑल जो कंपाउंड का जो साइज है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू CH3Cl।
तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि CH3Cl का साइज़ बड़ा है, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली CH3Br का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो CH3Cl से ज़्यादा होगा। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है कि कार्बन एक ही कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साइज़ तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कोई खास डिफरेंस पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है CH3Cl का साइज़ छोटा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फिर CH3Br का। अब हम लोग मूव करते हैं CHBr3 एंड CH2Br2। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ब्रोमीन एटम इधर और एक ब्रोमीन एटम इधर, फिर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और 3 ब्रोमीन एटम है, 1 2 एंड 3। सो ओवरऑल इस कंपाउंड का जो साइज है या उस कंपाउंड का जो सरफेस एरिया है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कंपैरेटिवली साइज कम होगा। ठीक है, तो इससे भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि बड़े बड़े एटम्स होने की वजह से CHBr3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, CHBr3 इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर CH2Br2, फिर CH3Br ब्रोमोमीथेन एंड देन CH3Cl। ठीक है, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना नहीं था तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका रिवर्स होगा, CH3Cl का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, देन CH3Br का, देन CH2Br2 एंड देन CHBr3। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या देखना है, कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा यही देखना है कि किसका साइज बड़ा है या कौन ज़्यादा सरफेस एरिया के साथ है। अगर मैं यहाँ पे बात क्लोरीन कर लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखो, फ्लोरीन का साइज तो छोटा होता है, वन डबल फोर्सेस कम होंगी। क्लोरीन का साइज क्या होता है, कंपेयर और बड़ा होता है। ब्रोमीन का साइज उससे ज़्यादा बड़ा होता है और आयोडीन का साइज क्या होता है, और भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो फ्लोरीन तो गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा उनका वन डबल फोर्सेस बढ़ेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पे भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, तो क्लोराइड एटम तो सेम है। अब डिफरेंस क्या है, ये प्रोपेन है, ये आइसोप्रोपाइल है और ये ब्यूटेन है। तो पहले हम लोग तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2Cl, तो ये A हो गया। B इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन। और C है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है। अब देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से इतना बड़ा दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी है। अब ये जो चेन है वो कंपैरेटिवली बड़ी हो गई, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। और ये मॉलिक्यूल क्या है, थोड़ा छोटा है, तो इसके जो दो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, देन ए एंड देन बी। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या लगता है। कॉन्सेप्ट लगता है कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन ब्रांच चेन। ठीक है, हमेशा ही स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा देन ब्रांच चेन। रीज़न बीइंग कि जो ब्रांच चेन होती है ना वो क्या करती है, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये ब्रांच चेन है, 1 2 3 4 5 6 7,
ब्रांच चेन जब होती है ना तो वो एक स्फेरिकल सरफेस ले लेती है, ठीक है। और अगर मैं 7 मेंबर्ड ऐसे बना दूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्चुअली बोला क्या जाता है कि जो स्फेरिकल जो स्फेयर होता है ना, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो जितने भी कंपाउंड्स जिनकी ब्रांचेस बनने लग जाती हैं वो क्या करते हैं, एक स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही स्फेरिकल शेप लेगी तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेट चेन होती है उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रेट चेन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ब्यूटेन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है। क्या देखना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को किससे डिफाइन करना है, वंडर वॉल फोर्सेस से। वंडर वॉल फोर्सेस जिसके ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वंडर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है शेप पे। जैसे ही कंपाउंड स्फेरिकल शेप लेने लग जाता है ड्यू टू ब्रांचेस, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने लग जाता है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। लेकिन अगर वो कंपाउंड स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या फैला हुआ है थोड़ा सा, तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएंगे।